टू 9th आरबीएससी सक्सेसफुली फिनिश करने के बाद अब हम आपके सामने लेके आए हैं 10th की आरबीएससी। जी हाँ, बिल्कुल आरबीएससी की बुक्स में से लाइन टू लाइन रीड करेंगे इकट्ठे और देखते हैं कि कितने ज़्यादा क्वेश्चंस हम उन मोटी मोटी गाइड से ज़्यादा निकाल सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल ताकि नोटिफिकेशन आप तक आ जाए और आप ऑथेंटिक ही पढ़ें, कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बुक्स में से आता है। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हमने चैप्टर 3 कंप्लीट कर लिया। अब स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 4 विरासत का संरक्षण। तो इसमें विरासत धरोहर का नाम लिया गया है, जैसे कि हवेलियाँ, छतरियाँ, झील, बावड़ी, स्तंभ, मंदिर, स्मारक, ऐसे सब पहले होते थे। तो साहित्य में सबसे पहले संस्कृत और प्राकृत भाषा जो साहित्य को लिखा गया पूर्व मध्य युग 700 से 1000 ईस्वी में अपभ्रंश भाषा के विकास में इसको लिखा गया था। कुछ ऐसा भी मानते हैं कि प्राकृत भाषा से डिंगल और डिंगल से गुजराती, फिर मारवाड़ी भाषा का विकास हुआ, फिर ब्रज और खड़ी, और इसी में प्रमुख है राजस्थान की मरु भाषा को ही मरुवाणी और मारवाड़ी कहते हैं। तो इसे डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने जो डिंगल और मारवाड़ी भाषा का प्रयोग किया। तो 8वीं शताब्दी में कुंवली माला के मरु, गुर्जर, लाट और मालवा प्रदेश की भाषाओं का उल्लेख हुआ। जैन कवियों के ग्रंथों में भी मरु भाषा मिली है। तो राजस्थानी साहित्य में जो 4 भाग हैं वो पढ़ते हैं। तो चारण साहित्य, जैन साहित्य, संत साहित्य और लोक साहित्य। चारण साहित्य सबसे फेमस है इसमें, और वीर रस इसमें बहुत ज़्यादा ओतप्रोत है। काव्य, गीत, दोहे, सोरठों, कुंडलियाँ, छप्पियों, सवैये, छंद, ये सब इसमें उपलब्ध है। ठीक है। अचलदास खींचरी, वचनिका इसमें फेमस है। पृथ्वीराज रासो, सूरज प्रकाश, वंश भास्कर, बाकीदास, ग्रंथावली। ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि चरण साहित्य में कौन से इंपॉर्टेंट। ब्रजसेन कृत सूरीकृत भरतेश्वर बाहुबली घोर, शालिंद्र सूरीकृत भरतेश्वर बाहुविलास प्राचीन राजस्थानी ग्रंथ है। और बृद्धिरास, जम्बू स्वामी चरित, आबरास, स्थूल भिद्ररास, रेवंगेरी रास, जीव दयारू रास और चंदन बाला। तो भक्ति आंदोलन के समय दादू पंथियों ने और मीरा जो पंथी की सहायता थे उसमें नाबादास कृत वैष्णव भक्तों के जीवन चरित, पृथ्वीराज राठौड़ पीथल कृत, वेली कृष्ण रुक्मणी री, सुंदर कुंवरी के राम सत्यपद और सुंदर दास और जम्बोजी की रचनाएं फेमस है। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में नाट्य, पहेलियां, प्रेम कथाएं और फड़े भी हैं। और फड़ जो होती है वो बहुत फेमस होती है राजस्थान में। किसी कपड़े पर लोक देवता का चित्रण करना और उसे ऐतिहासिक पौराणिक कथा का प्रस्तुतिकरण किया जाना ही फड़ कहलाता है। देवनारायण महाराज की फड़, बापुरी फड़, बापूजीरी फड़, ये सारे फेमस है। अब यहाँ पे पद्य और गद्य साहित्य में राजस्थानी साहित्य को बांटा गया। तो पद्य में आता है दूहा, सोरठा, गीत, कुंडलियां, छंद, छप्पे आदि। गद्य में आते हैं वाद, वचनिका, ख्यात, वाद, वैद, वंशावली, पट्टावली, पिड़ियावली, दफ्तर, विगत और हकीकत आदि आते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो गिवन है, जैसे हरिदास भार कृत अजीत सिंह चरित, उदयराम बारठ कृत अवधान, पद्मनाभ कृत कानड़दे प्रबंध तुरसा, आढ़ा कृत कीर्तार बावनी, दलपति विजया दौलत, विजय कृत खुमान रासो, शिवदास कृत गज गुण रूपक, अमरनाथ जोगी कृत रालालैंग, कवि धर्मकृत जम्बू स्वामी रास, कविराज मृरारी दास कृत टिंगत कोश, हरराज कृत ढोला मारवाड़ी, चंद दादी कृत ढोला मारुरा दोहा, बांकीदास कृत बांकीदास ख्यात, नरपत नालय कृत बीसल दे रासो, बीठल दास कृत रुक्मणी हरे, श्यामल दास कृत बीर विनोद, ईसर दास कृत हाला झालारी कुंडलियां तथा भांडर व्यास कृत हमीर राय। तो स्थापत्य कला में संस्कृति के आधार है। कला संस्कृति गाड़ी होती है, कला संस्कृति का अंग है, कला संस्कृति की भाषा है, कला ही संस्कृति के मूल रूप प्रदान करती है। तो राजस्थान में स्थापत्य कला का जो विकास है वो गुप्त के समय हो गया था। हुणों के आक्रमण से स्थापत्य को नुकसान हुआ और पूर्व मध्य काल में 700 से 1000 जब गुर्जर प्रतिहार जो शासन कर रहे थे तो इसमें गुप्त के उत्तराधिकारी स्थापित हुए। गुर्जर प्रतिहार शैली और महामारू शैली के नाम से जाने जाते हैं। राजस्थान के जो मोहनलाल गुप्ता हैं उन्होंने ज्ञानकोश में इसमें जेम्स ब्रजेस और जेम्स फर्ग्यूसन ने इन मंदिरों के लिए आर्यव्रत शैली तथा इंडो आर्यन शैली का प्रयोग किया। प्लीज एग्जाम टीवी सब्सक्राइब कर दीजिए। सो इसी में कला, शिल्प, भाव प्रधानता, अंग सौंठ व प्रतीकात्मक तथा धर्म प्रधानता है। दुर्ग में महाराज, सामंत, ठिकानेदार ये सारे आते हैं और जो दुर्ग बनाते हैं। अब इसमें श्रेणियां हैं दुर्ग की 4, औद्वक, पार्वत, धानवत और वन। ठीक है। तो कुटिल्य ने ये सारी अर्थशास्त्र में दुर्गों की श्रेणियां दी थी। कुछ विद्वान जो हैं वो
एक पृथक शैली जिसे स्थल दुर्ग है उसको भी मानते हैं। औद्योगिक दुर्ग होते हैं जो जल दुर्ग, गागरोन दुर्ग इसका पर्वत दुर्ग है जिसमें उच्च पहाड़ पर स्थित हो, जालोर, सिवाना, चित्तौड़, रणथंभौर, दारागढ़, मेहरानगढ़, जयगढ़। और धानवद दुर्ग है मरुभूमि में बना हुआ दुर्ग, धानवद दुर्ग होता है। जैसलमेर का दुर्ग इसी का एग्जाम्पल है। वन दुर्ग है जो जंगल में बना है, सिवाना का दुर्ग। स्थल दुर्ग है जो बीकानेर, नागौर, चौमू और माधोराजपुरा का दुर्ग है। चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है वो किला धन्व दुर्ग श्रेणी को छोड़कर सभी श्रेणियों की विशेषता है। इसी कारण राजस्थान में एक कहावत है कि गढ़ तो गढ़, चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। मिट्टी के किले हनुमानगढ़ का बटनी तथा भरतपुर का लोहागढ़ है, तो ये एग्जाम्पल भी इम्पॉर्टेंट है। राजस्थान के जो प्रमुख दुर्ग हैं उसमें अचलगढ़ है। सो इसमें 900 ईस्वी में इस दुर्ग का निर्माण परमार राजाओं ने करवाया था। ऊपर वाला अंडरलाइन कर दिया मैंने। अलवर दुर्ग जो है इसे बाला किला के नाम से भी जानते। 300 मीटर ऊंचा, 5 किलोमीटर के आकार में फैला हुआ है और हसन खां मेवाती ने इसकी मरम्मत करवाई थी। तो मरम्मत वाला क्वेश्चन आ सकता है। 1775 में कछवाहा राजा प्रताप सिंह ने इस पर अधिकार कर लिया और इसके जल महल और निकुंभ महल बहुत सुंदर है। ये दोनों कहाँ है? अलवर दुर्ग में। और इस दुर्ग में जहांगीर 3 साल तक रहा था, इसीलिए उसे सलीम महल भी कह दिया। सिर्फ 3 साल रहने के बाद उसने अपना नाम दे दिया। अम्बेर का किला जो है ये पार्वत्य दुर्ग की श्रेणी है। जयपुर नगर से 10 किलोमीटर उत्तर की ओर स्थित है और दुर्ग के 2 तरफ पहाड़ियां और एक तरफ जलाशय है। हिंदू मुस्लिम स्थापत्य कला का मिश्रण है और दुर्ग में स्थित रंग महल, दिलखुश महल और शीश महल इसके दर्शनीय है। किसके? अम्बेर किले की। ठीक है। उसके बाद है कुंभलगढ़। 1458 में 1458 में दुर्ग शिल्पी मंडल का जो निर्देशन हुआ और इस कुंभाल मेरू भी कहते हैं। कुंभलगढ़ को कुंभाल मेरू और सर्वाधिक सुरक्षित किलों में से एक है। गागरोन का किला जो है वो काली सिंध नदी के तट पर स्थित है और यह जलदुर्ग श्रेणी का है। इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में परमार द्वारा जो परमार थे उन्होंने करवाया। झालावाड़ जिले में है ये। सिक्के ढालने की टकसाल भी स्थापित की। तो चित्तौड़गढ़ में 7वीं शताब्दी से बना। चित्रांगद मौर्य ने बनवाया। 1302 में अलाउद्दीन खिलजी ने रत्नाकर को मारकर इस पर हमला कर दिया, इस पर अधिकार कर लिया। 616 फीट ऊंचा एक पठार है और 7 दरवाजे हैं। पद्मिनी महल, गोरा एवं बादल महल, पत्ता की हवेलियां और मीराबाई जी का मंदिर है। यहाँ पे जैन मंदिर है। नौखंडा विजय स्तंभ इस दुर्ग की सबसे सुंदर इमारत है। जयमल जी तालाब है इसमें, किसमें? चित्तौड़गढ़ में। तो ये सब याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी नॉलेज है। क्या क्या लिखेंगे आप नोट्स में, तो यही पढ़ लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है चूरू का दुर्ग। इसमें स्मारक दृष्टि है, धरोहर है राष्ट्रीय। 1857 में विद्रोह में ठाकुर शिव सिंह ने अंग्रेजों को जमकर मुकाबला किया था और उसके विरुद्ध जब गोले खत्म हो गए थे ना लोहे वाले, तो इन्होंने शीशे का इस्तेमाल किया, वो भी खत्म हो गया। तो इन्होंने चांदी से पहले तो सबसे मतलब समर्पित हो गए राष्ट्र के लिए। तो अंग्रेज कहता कि भाई वाह कमाल है, इसकी राष्ट्रीयता का इससे बड़ा उदाहरण नहीं है। जयगढ़ जो है वो जयपुर का दुर्ग है और निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह ने 1667 ने करवाया। तो ये 500 फीट ऊंची पर्वतीय शिखर है और इसके चारों ओर सुरक्षा है। शस्त्रागार भी है इसमें। जयबाण नामक तोप स्थित है। जालोर दुर्ग दिल्ली गुजरात जाने वाले मार्ग पर स्थित है और युद्ध की दृष्टि से सबसे सुदृढ़ है। अलाउद्दीन खिलजी ने कई वर्षों तक घेराबंदी की थी लेकिन फिर भी अंदर एंटर नहीं कर पाया। 1314 में कानड़ के आदमियों की गद्दारी से किले का पतन हुआ था और गुर्जर राजा नागबड़ प्रथम ने इसका निर्माण करवाया। परमारों के ने पूरा करवाया। मथुरदास माथुर, फतेहराज जोशी, गणेश लाल व्यास तथा तुलसीदास राठी ने इस दुर्ग को नजरबंद किया। जैसलमेर दुर्ग जिसे सोनारगढ़ भी कहते हैं, निर्माण रावल जैसल भाटी ने 1155 में करवाया था और मरुस्थल में फैला हुआ है। धानु श्रेणी के दुर्ग में आता है। दुर्ग में स्थित रंग महल जो है, राजमहल, मोती महल, एक दुर्ग संग्रहालय भी है और दो ही दुर्ग ऐसे जिसमें लोग निवास करते हैं। ठीक है। और उनमें से एक चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है और दूसरा जैसलमेर का दुर्ग है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तारागढ़ जिसे गढ़ बीटली भी कहते हैं, अरावली की श्रेणी में फैला हुआ है। 870 मीटर तथा धरातल 265 मीटर की ऊंचाई पर है। चौहान वंशीय अजय राय ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया और मेवाड़ महाराणा रायमल के पुत्र पृथ्वीराज ने इस दुर्ग में कुछ महल आदि बनवाए थे। उनकी पत्नी ताराबाई के नाम पर तारागढ़ रख दिया और तारागढ़ के नाम से 2 दुर्ग हैं। तो पहला अजमेरी में और दूसरा बूंदी में, याद रखना तारागढ़ के 2 दुर्ग हैं। ठीक है। बीकानेर दुर्ग जो है वो जूनागढ़ में है, इसे जूनागढ़ भी कहते हैं और मरू दुर्ग की श्रेणी में आता है। नींव महाराजा राय सिंह ने 17 फरवरी 1589 में रखी थी और लगभग 5 वर्ष लगे थे बनने में। 40 फीट दीवारें ऊंची है, 15 फीट चौड़ी है और लाल पत्थर से निर्मित है। फूल महल शीशे का बना हुआ है इसमें और जो बेजोड़ है और बहुत अच्छी मतलब मानी जाती है कला, नक्काशी चित्रकला बहुत अच्छा है। महाराजा गंगा सिंह का कार्यालय भी इसमें है जो कि बहुत उत्कृष्ट है। ठीक है। सो भटनेर का किला देख लेते हैं।
हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर स्थित यह किला लगभग 50 बीघा भूमि पर स्थित है और मूल दुर्ग जो है वो मिट्टी का था और इसको पक्के ईंटों का बाद में किया गया उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। मांडलगढ़ दुर्ग जो है वो गोलाई में बना हुआ है और मांडिया के नाम से फेमस है, इसीलिए इसका नाम मांडलगढ़ पड़ा। शाकंभरी के चौहानों ने 12वीं सदी में शताब्दी में बनाया था और जैन मंदिर इसके दर्शनीय है। मेहरानगढ़ का जो दुर्ग है वो जोधपुर के उत्तर में मेहरान पहाड़ी पर बनाया हुआ है। ये पार्वत्य दुर्ग की श्रेणी में और वास्तुकला की बेजोड़ इसमें मयूराकृति में मतलब ये देखने को मिलता है और इसीलिए मयूरानगढ़ है क्योंकि मयूर की आकृति है यानी कि मोर जैसी। इसकी स्थापना नीव राव जोधा ने रखी थी और तांत्रिक अनुष्ठान के तहत ये दुर्ग की नीव राजिया नामक व्यक्ति जिंदा चुन दिया गया था। सो भूतिया था है थोड़ा सा। इसके ऊपर खजाने की इमारतें बनाई गई हैं, चारों ओर सुदृढ़ 20 से 120 फीट दीवारें हैं, 12 से 20 फीट चौड़ी है वो, और पुस्तकालय भी, मोती महल, फतेह महल, फूला महल, सिंगार महल, प्राचीन तोपें हैं। रणथंभौर जो है सवाई माधोपुर में स्थित है, पार्वत्य दुर्ग है, 8वीं शताब्दी अजमेर के चौहान शासकों ने बनाया, पहाड़ियों से घिरा हुआ है। दुर्ग रवाई है, नालों से आवृत है और ये नाले चंबल व बनास में जाके गिरते हैं। गिरी शेखर पर निर्मित है और संकरी घुमावदार घाटियां हैं और 32 खंभों की छतरी, जैन मंदिर, लक्ष्मी मंदिर, गणेश मंदिर है। सिवाना दुर्ग बाड़मेर में है और परमार शासकों द्वारा ये बनाया गया था 954 ईस्वी में और ये ऊंची पहाड़ी पर निर्मित है। अलाउद्दीन खिलजी के समय में दुर्ग कानरदे के भतीजे सातुलदे के अधिकार में था। अलाउद्दीन ने जालोर आक्रमण के दौरान कड़ी मेहनत के बाद इस पर अधिकार कर लिया। जोधपुर के राठौर नरेशों के लिए यह दुर्ग संकट काल में था और राजस्थान के दुर्गों में सबसे पुराना अगर कोई दुर्ग है तो वो सिवाना दुर्ग है। इस पर कोमट नामक झाड़ी बहुत आयत में मिलती है, इससे इसे कोमट दुर्ग भी कहते हैं। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन आ गया। लोहागढ़ 1733 में जाट राजा सूरजमल ने बनवाया था। दुर्ग पत्थर की पक्की दीवार से घिरा हुआ है और इसके चारों ओर 100 फीट चौड़ी खाई है। खाई के बाहर मिट्टी की एक ऊंची प्राचीर है, दोहरी दीवारों से घिरा हुआ है। अहमद शाह अब्दाली और जनरल लेक जैसे आक्रमणकारी भी इसमें एंटर नहीं कर पाए थे और दुर्ग में प्रवेश के लिए 2 ही पुल बनाए गए हैं। दरवाजा अष्ट धातुओं का बना हुआ है और महाराजा जवाहर सिंह 1765 में मुगलों को परास्त करके लाल किले से उतार के लेके आए थे, जिसमें से उनको 8 वर्ष लगे थे। इसमें 8 विशाल बुर्ज है। प्रमुख जवाहर बुर्ज है जो जवाहर सिंह की दिल्ली फतेह के स्मारक के रूप में बनाई गई। फतेह बुर्ज अंग्रेजों की फतेह के स्मारक के रूप में 1806 में बनाया गया। यह दुर्ग स्थल दुर्गों की श्रेणी में विश्व का प्रथम दुर्ग है। ठीक है, दुर्ग के कई महल दर्शनीय है। 17 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन समारोह भी इसी दुर्ग में हुआ। राजप्रसाद तो राजस्थान में राजाओं महाराजाओं समंत ठिकानेदार जो हैं वो सब उन्होंने निर्माण करवाया था। बैराड, नागदा, राजौरगढ़, भीनमाल, जालोर आदि स्थान नष्ट हो गए, फिर भी मतलब उनके वंशज उसमें अभी भी रहते। राजमहल जो है वो सादगीपूर्ण होते थे। तो यहाँ पे सिंपल ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। बाग बगीचे, तोपखाना, शस्त्रागार थे। उदयपुर का महल जो है वो राजमहल के बारे में फर्ग्यूसन लिखता है कि राजपुताने का सबसे बड़ा महल है और लंदन के विंडसर महल की तरह ये विशाल है। किसने लिखा? फर्ग्यूसन ने। उसके बाद है करौली राजमहल। तो यह महल एक विशाल परकोटे से घिरा हुआ है। भित्ति चित्रों का अच्छा अंकन है इसमें और सफेद चंदन से महकने वाले उद्यान में 50 चंदन के वृक्ष हैं। कोटा का गढ़ जो कोटा का हवा महल कहते हैं उसको, हिंदू स्थापत्य कला का नमूना है। जय निवास महल महाराजा जयसिंह द्वारा निर्मित था। राज प्रसाद जय निवास कहलाया और यह जयपुर में स्थित है। सिटी पैलेस भी कहते हैं इसको, त्रिपोलिया भी कहलाया इसका मुख्य द्वार और दरवाजा केवल पूर्व महाराजा के लिए या गणगौर की सवारी के लिए खोलते थे। यूरोपीय और भारतीय भवन निर्माण पद्धति का मिश्रण है। इसी परिवार में सवाई माधो सिंह द्वारा निर्मित मुबारक महल भी है। हवा महल जो जयपुर में है 1799 में निर्मित हुआ। हवा महल पिरामिड की आकृति में, छोटी छोटी खिड़कियां हैं और इसलिए इसको हवा महल कहते हैं। तलहटी, ये मेहरानगढ़ की तलहटी एक विशाल चट्टान पर राजा सूर सिंह ने रानी सौभाग्य देवी के लिए बनाया। उम्मेद महल तो ये छीतर महल भी कहते हैं, 1929 में उम्मेद सिंह ने बनवाया था। 5 सितारा होटल भी चलता है, हेरिटेज होटल के रूप में विकसित है और जोधपुर में स्थित है। राई का बाग पैलेस जो है वो जोधपुर में स्थित है और राजा जसवंत सिंह प्रथम की रानी हड़ीजी ने 1663 ईस्वी में बनवाया था। 1883 में दयानंद सरस्वती ने इसमें महल में बैठकर राजा को उपदेश दिया था। काष्ठ प्रासाद तो यह झालावाड़ में स्थित है और लकड़ी से निर्मित है और राजेंद्र सिंह ने 1936 में बनवाया था। महल 3500 वर्ग फुट फैला हुआ है। बूंदी के राजमहल जो है वो राजस्थान के महलों में अपना एक विशिष्ट मतलब रखते हैं और इसी में प्राचीन समय की पानी घड़ी लगी हुई है। तो इसमें 7वीं शताब्दी से भी पूर्व इसमें मंदिर मिलते हैं और चरमोत्कर्ष पर है 8वीं से 11वीं शताब्दी। और राजस्थान में झालरापाटन का शीतलेश्वर महादेव का पहला मंदिर जिसके पास निर्माण तिथि है और 8वीं से 12वीं शताब्दी तक का काल जो गुर्जर प्रतिहारों का काल माना जाता है। मंदिर शिल्प निर्माण में स्वर्ण युग रहा है। मंडोर, मेड़ता और जालोर के गुर्जर प्रतिहारों के नेतृत्व में महामारू शैली ये बना
और इस शैली के विस्तार में मरु प्रदेश से निकलकर आभानेरी, बांदीकुई, चित्तौड़, बाड़ोली तक फैला। इस वंश के शासक धार्मिक सहिष्णु व कलानुरागी थे और इसमें शैव, वैष्णव, शाक्त और जैन मंदिर का निर्माण हुआ। इस शैली के प्रमुख केंद्र चित्तौड़, आंसिया, आभानेरी है। आंसिया में बौद्ध कला, जैन कला और गुप्त कला का गुर्जर प्रतिहार काल का समन्वय देखने को मिलता है। खजुराहो का मंदिर जो है वो भी है प्रतिहार कालीन गुर्जर मारू अथवा मारू शैली में तैयार किया गया था। इसको प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए चलते चलते। सो अलवर जिले के मंदिरों की श्रृंखला में भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आंसिया के गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज ने 8वीं शताब्दी में महावीर जैन का मंदिर बनवाया था और अभी भी वो प्राचीनतम है। माउंट आबू के देलवाड़ा जैन मंदिर वास्तुकला के बेजोड़ नमूने हैं। 12वीं 16वीं शताब्दी में मंदिर सुरक्षा की दृष्टि से दुर्गों में जो बने। 17वीं शताब्दी में मुगल शासकों के डर से बने। आचार्य और पुजारी देव मूर्तियां लेकर राज्यों में मतलब राजाओं के पास आश्रय लेने आगे। राधा वल्लभ, निम्बार्क व पुष्टि मार्ग के आचार्य विशेष उल्लेखनीय है इसमें। सिंहार, नाथद्वार, काकरोली, चारभुजा, कोटा, डूंगरपुर और जयपुर आदि स्थान पर बनाए गए। और स्थापत्य कला इसमें देखने को मिली। मूर्ति कला में आभानेरी, अट्रू, आबू, नागदा, चित्तौड़, किराड़, ओसिया, सीकर आदि अर्धनारीश्वर ये सब फेमस रहे। सो बैराट, डूंगरपुर आदि स्थानों से शिव, विष्णु, याक्ष आदि मूर्तियां मिली हैं। भरतपुर की बदल देव की 27 फुट की मूर्ति अच्छा एग्जाम्पल है यहाँ पे। गुर्जर प्रतिहारों का काल देवी देवताओं की मूर्तियां में माधुर्य और कोमलता के साथ साथ शक्ति और शौर्य का भी मिश्रण है। उदयपुर में नागदा का सास बहु मंदिर लक्षण कला अति उत्तम है उसमें। ओसिया के मंदिर में एक आभीर कन्या का अंकन दर्शनीय है। अथुर्ना, बांसवाड़ा गांव में शिल्प व स्थापत्य कला का प्राचीन खजाना खेतों में बिखरा हुआ है और यह पुरातात्विक व धरोहर की दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिव मंदिर है यहाँ पे। ऐसे ही आभानेरी, बांदीकुई का स्थापत्य अवशेष व मूर्तियां चारों ओर बिखरा हुआ है और हर्षित माता का मंदिर है वहाँ पे। राजस्थान के अभी भी प्रसिद्ध मंदिर बचे हैं तो पढ़ते हैं। अजमेर जिले में पुष्कर ब्रह्मा मंदिर, सावित्री मंदिर, वराह मंदिर, नौग्रह मंदिर, रंगनाथ मंदिर और वराह मंदिर। अलवर में नीलकंठ मंदिर, उदयपुर में आबूनाथ मंदिर, नागदा, करौली में कैला माता का मंदिर और टोंक जिले में कल्याण का मंदिर, टिक्की, डूंगरपुर जिले में देव सोमनाथ मंदिर, गवरी बाई का मंदिर और श्रीनाथ मंदिर। चित्तौड़गढ़ में मीराबाई मंदिर, कालिका माता का मंदिर, सांवलिया सेठ मंदिर और मंडाफिया। चूरू में ये सारे मंदिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए ध्यान से। चूरू में सालासर बालाजी, सालासर गोगा जी की जन्मस्थली गोगामेड़ी। जयपुर में गढ़ गणेश मंदिर, मोती डूंगरी, गोविंद देव जी मंदिर, ताड़केश्वर मंदिर, तीर्थराज गलताजी जयपुर। आमेर में सूर्य मंदिर, जगत शिरोमणि मंदिर और नृत्य मंदिर, नरसिंह का मंदिर, शिला देवी मंदिर, कल्याण जी मंदिर, डिग्गी। जालौर में चामुंडा मंदिर, आहोर, पातालेश्वर मंदिर, सेवाड़ा, वराह, श्याम मंदिर, भीनमाल। जैसलमेर में हिंगलाल देव जी मंदिर, नीलकंठ महादेव, रामदेवरा मंदिर, रामदेवरा में और तनोट देवी का तनोट में। झालावाड़ में सूर्य मंदिर, कालिका मंदिर, करा मंदिर, सात सहेली मंदिर। झुंझुनू में द्वारकाधीश मंदिर, नवलगढ़ जगदीश मंदिर, चिड़ावा रानी सती मंदिर, झुंझुनू शारदा देवी मंदिर, पिलानी। दौसा में इसी तरह से सोमनाथ जी का मंदिर है और नीलकंठ मंदिर है। मेहंदीपुर बालाजी का जो मंदिर है वो बहुत फेमस है, ये मेहंदीपुर दौसा में ही बैजनाथ जी का मंदिर है। तो ये सारे मंदिर हैं जो आपको अंडरलाइन करके रखने। अब चलते नेक्स्ट पेज पे। नागौर में बंशीवाली का मंदिर, ब्रह्माणी माता का मंदिर, तेजाती मंदिर, खरनाल, मीराबाई मंदिर, मेड़ता सिटी, पाड़ा माता मंदिर, डीडवाना। बांसवाड़ा में त्रिपुरा मंदिर, सुंदरी मंदिर, तलवाड़ा, नंदिनी माता तीर्थ, बड़ोदिया, धूनी के रण शेर जी बांसवाड़ा। बाड़मेर में सोमेश्वर मंदिर, किचड़ू, ब्रह्मा जी का मंदिर, आसोतरा, रणछोड़ राय मंदिर, खेड़। हल्देश्वर मंदिर पिपलूद में। बीकानेर कपिल मुनि मंदिर, कोलायत करनी माता मंदिर, देशनोक और बहक मंदिर कोड मध्य में है। भीलवाड़ा का रामद्वार, शाहपुरा, बाण माता मंदिर, शक्तिपीठ, मांडलगढ़ में। राजसमंद में श्रीनाथ जी मंदिर, नाथद्वारा, द्वारिकाधीश मंदिर, कांकरोली। सवाई माधोपुर में मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर है, कालगोरा भैरव मंदिर है और रणत भंवर गजानन मंदिर है। सीकर में शाकंभरी भी बोल सकते देवी मंदिर है। हर्षनाथ मंदिर सीकर में, जीण माता मंदिर गोरैया सीकर में, खाटू श्याम जी का मंदिर सीकर। हनुमानगढ़ में भद्रकाली मंदिर, गोगा जी समाधि स्थल है, गोगामेड़ी कहते हैं, नोहर में। राजस्थान के प्रसिद्ध जैन मंदिर अब पढ़ रहे हैं। सोनी जी की नसिया, अजमेर, केसरिया नाथ मंदिर,
ऋषभदेव। तिलवाड़ा के जैन मंदिर माउंट आबू में, भीमा शाह मंदिर माउंट आबू पर, सर्वनाथ जैन मंदिर मेड़ता रोड, श्री महावीर जी रणकपुर जैन मंदिर पाली। सो राजस्थान के प्रसिद्ध गुरुद्वारे हैं तो गुरुद्वारा चूरू, बुड्ढा जोड़ साहिब जो है वो रायसिंह नगर, गुरुद्वारा जो सावा का गुरुद्वारा है वो चूरू में, बुड्ढा जोड़ मंदिर गुरुद्वारा जो है वो रायसिंह नगर में, और गुरुद्वारा नरैना जयपुर में। राजस्थान के प्रसिद्ध दरगाहें जो हैं वो मकबरे ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर, बड़े पीर दरगाह नागौर, नरैन शरीफ की दरगाह चिड़ावा, झुंझुनू मीठे शाह की दरगाह गागरोन झालावाड़, पीर हाजी निजामुद्दीन की दरगाह फतेहपुर सीकर, गुलाब खां का मकबरा जोधपुर, शक्कर बाबा शाह की दरगाह नरहड़ झुंझुनू, कबीर शाह की दरगाह करौली। अब हवेलियां देख लेते हैं। सेठ साहूकारों तथा धन्ना सेठों ने अपने भव्य निर्माण के लिए मतलब बैठने के लिए बनवाई। कलात्मक गवाक्ष, बड़ा चौक, लंबी पोल, चौबारे और बगल में कमरे होते थे। मंजिली 2-2 चौक वाली होती थी। शिखावटी, डूडा, मेरवाड़ी ये सारे दिखते थे। सो स्थापत्य कला प्रदेश का प्रतिनिधित्व करती थी। राजस्थान सरकार भी 1991 से हवेली होटल हेरिटेज की तर्ज पर प्राचीन हवेलियों को हेरिटेज होटल का दर्जा दे। शेखावटी क्षेत्र की हवेलियां जो है वो भव्य है। जयपुर, रामगढ़, नवलगढ़, मुकुंदगढ़, मंडावा, पिलानी, सरदार शहर, रतनगढ़ ये सब में खड़ी विशाल हवेलियां स्थापित है। जैसलमेर की सालम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली, पटुओं की हवेली पत्थरों की जालीदार कटाई के कारण प्रसिद्ध हुई। करौली, भरतपुर, कोटा में हवेलियां जो है वो कला पक्ष देखने को मिलता है। जोधपुर की हवेलियां अधिकांशतः सूनी पड़ी हुई हैं और इसी तरह लक्ष्मणगढ़, शेखावटी, सीकर की भी अधिकांश हवेलियों के ताले लगे जो अर्ध से बंद पड़ी हैं। राजस्थान सरकार की प्रेरणा से अब इनको मध्यकालीन राजस्थानी हवेलियों का जीर्णोद्धार पॉसिबल है, मतलब ओपन करेंगे इसको। 1775 में जयपुर शहर हल्दियों का रास्ता बनी हवेली सलीम मंजिल इसी प्रकार हेरिटेज हवेली का रूप प्राप्त कर चुकी है। जर्मन पत्रकारों ने 30 नवंबर 2010 जयपुर दरबार के शाही हकीम मोहम्मद सलीम खां के वंशज नसीमुद्दीन खां प्यारे मियाँ को हवेली की सार संभाल अच्छे ढंग से करने पर बधाई दी थी। और छतरियां भी देख लेते हैं तो संतों, वीर पुरुषों के लिए मरणोपरांत उनकी स्मृति स्थल पर न केवल स्थापत्य होता है बल्कि इतिहास भी होता है और प्रदेश की समृद्ध विरासत उसमें होती है। जयपुर का गैटोर, जोधपुर का जसवंत थड़ा, कोटा का छत्रविलास बाग, जैसलमेर का बड़ा बाग, अलवर में मूसी रानी की छतरी, बीकानेर में राव कल्याणमल की छतरी, करौली में गोपाल सिंह की छतरी, बूंदी में 84 खंभों की छतरी, रामगढ़ में सेठों की छतरी और जैसलमेर में पालीवालों की और राजाओं की छतरियां तत्कालीन इतिहास में बहुत फेमस रही हैं। और ऐसे ही शैवों, नाथों की छतरियां। अब बावड़ियों में देख लेते हैं। स्थापत्य शिल्प है तो इसमें चोकर और कई मंजिला होती हैं। ये सामूहिक रूप से धार्मिक उत्सवों के लिए भी प्रयोग की जाती है। जैसे नीमराना की बावड़ी, अलवर का निर्माण राजा टोडरमल ने करवाया था। 9 मंजिला है, लंबाई 250 फुट, चौड़ाई 80 फुट है और एक छोटी सैनिक की टुकड़ी को इसमें छुपाया जा सकता था। इसी प्रकार से गंगरार चित्तौड़ में 600 वर्ष पुरानी 2 बावड़ी, 12 में कोतवाली परिसर में 1 बावड़ी और बूंदी में रानी जी की बावड़ी, गुल्ला की बावड़ी, श्याम बावड़ी, व्यास जी की बावड़ी तथा मूर्ति शिल्प कला की दृष्टि से बहुत ही अनुपम है। रंगमहल सूरतगढ़ किसी समय योध्या गणराज्य की राजधानी थी। पहले सिकंदर ने आक्रमण से हानि उठानी पड़ी और हूणों के आक्रमण से रंगमहल पूरी तरह नष्ट हो गया। ठीक है, तो ये कई खत्म भी हो चुके हैं जिसमें 2 फुट लंबे और 2 फुट चौड़ी ईंटें लगी हुई हैं। अब बावड़ी में बावड़ी इस प्रकार का बात का प्रतीक है कि शकों के भारत आगमन के बाद भी रंगमहल सुरक्षित था क्योंकि बावड़ी बनाने की कला शक अपने साथ भारत लाए थे। रेवासा सीकर में भी 2 बावड़ियां हैं, ठीक है, जिस पे काम किया हुआ है। प्रमुख झीलें अब देख लेते हैं तो सिंचाई वगैरह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। चंद्रगुप्त मौर्य काल में मतलब वो कृषि की सिंचाई के लिए सुदर्शन झील का निर्माण हुआ। झीलों से प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। 1152 से 1163 के बीच अजमेर के पास वीसलसर नामक कृत्रिम झील बनी। पुष्कर में मीठे पानी की झील है और इसी तट पर ब्रह्मा जी का मंदिर है। अलवर में 3 और पहाड़ियों से घिरी सिलीसेड नीली झील दर्शनीय है। उदयपुर को झीलों की नगरी कहते हैं और यहाँ की पिछोला झील ऐतिहासिक है। कई टापू हैं और जगनिवास नामक महल भी है। टापू पर फतेह सागर झील का निर्माण हुआ। पिछोला झील के पास आहड़ नदी 6 किलोमीटर लंबी नहर द्वारा जल लाया जाता है और टापू बहुत आकर्षण है इसका। उदयपुर से 51 किलोमीटर दूर जय समुद्र झील है जिसका निर्माण 1687-1691 में महाराणा जयसिंह ने करवाया और दूसरे नंबर पर एशिया का सबसे पहले बड़ी कृत्रिम झील है और 14,400 मीटर इसकी लंबाई है और 9,600 इसकी चौड़ाई। 9 नदियों का पानी आता है। कोटा के जो नगर में मध्य छत्रविलास नामक झील है और इसका निर्माण महाराणा दुर्जनशाल ने करवाया था। नक्की झील जो है वो नाखूनों से खोदकर बनाई गई थी ऐसा माना जाता है
अब ईसर लाट जो है जयपुर के आतिशहाते में खड़ी ईसर लाट का निर्माण राज जय सिंह ने के दूसरे पुत्र ईश्वरी सिंह ने 1749 में करवाया था और मराठों की सेवा को पराजित करके विजय स्तंभ के रूप में इसका भव्य निर्माण करवाया। जंतर मंतर वेधशाला जो है वो चंद्र महल के पूर्व में है और इसका निर्माण सवाई जय सिंह ने करवाया था। जय सिंह के 3 नए यंत्रों का भी इसमें आविष्कार है, सम्राट यंत्र, जयप्रकाश यंत्र और राम यंत्र। मौसम का अंदाजा इसमें लगाया जा सकता है, बहुत ऊंचा यंत्र है, ऐतिहासिक दृष्टि से वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है यूनेस्को द्वारा, विश्व धरोहर जो घोषित इसको कर दिया गया है और यह पहला और देश का 28वां स्मारक बन गया और मुख्यमंत्री ने जंतर मंतर विश्व धरोहर की सूची में जोड़ा इसको और प्रदेश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि बताएगी किसको, जंतर मंतर को। तो बहुत सारे नॉलेजेबल थिंग्स है, इसको याद करने के लिए आपको पूरा जोर लगाना पड़ेगा। अब बात करते हैं संरक्षण की, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है संरक्षण की क्योंकि ऊपर पहले जंतर मंतर लिखा हुआ है, तो जंतर मंतर का जो अर्थ है, जंतर का मतलब होता है उपकरण और मंत्र का मतलब होता है गणना, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए उसे छोड़ना नहीं है। देखो एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। संरक्षण की आवश्यकता और संरक्षण हेतु किए गए प्रयास। तो अब कई प्रयास हुए, देखो इतनी मंदिर, स्थापत्य कलाएं, हमल है, हवेलियां, चित्रांकन है, तो इन सबको सुरक्षित रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। पर्यटन भी बढ़ेंगे और रोजगार भी बढ़ेंगे, है ना। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है इन सबका संरक्षण करना और राजस्थान का नाम भी इसमें बढ़ेगा, यातायात परिवहन को बढ़ावा मिलेगा, यही कुछ लिखा हुआ है इसमें। कई योजनाएं भी हैं स्मारकों को बचाए रखने के लिए, वित्त पोषण संरक्षण योजना और व्यक्ति व्यवसायिक घरानों में की तरफ से की जाती है। ठीक है, बहुत ज्यादा भागीदारी इंपॉर्टेंट है। आभा, नेरी, बांदीकुई और अर्थूना जैसे अनेक ऐसे ऐतिहासिक स्थल हैं जो बहुत ज्यादा दर्शनीय है और पर है दयनीय उनकी हालत, मतलब बिखरा पड़ा है सब कुछ, खजाना वगैरह। पर्यटन और पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षण, तो 1956 में स्थापित राजस्थान पर्यटन विभाग विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करता है और दूसरी तरफ राज्य में राजस्व जुटा रहा है। हेरिटेज होटल्स हैं यहाँ पे, मेगा डेजर्ट सर्किट है, रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स है, पैकेज टूर है, बहुत ज़्यादा मतलब फेमस है यहाँ पे। 1950 में इसकी जो पुरातात्विक विभाग है उसकी स्थापना हुई। 1950 में इस विभाग में 32 उच्च अधिकारी कार्यरत हैं और संपदा का संरक्षण करते हैं। इस विभाग में प्रदेश में 222 स्मारक और पूरा स्थल घोषित किए हैं। दुर्ग, स्मारक, हवेलियां, देवालय रिसर्चर के नाम से प्रकाशित करता है ये पत्रिका। 1955 में जो अभिलेखागार की स्थापना भी की गई, मतलब साहित्यिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन का कार्य चल रहा है इसमें। इसका मुख्यालय बीकानेर में है। किसका? 1955 में जो राज्य अभिलेखागार है उसका मुख्यालय, और इसमें लेख, फरमान, निशान और परवाना, रुक्का, बहियां, मंसूर, अर्जियां, ये सब संरक्षण करते हैं। 1955 में प्राच्य विद्या जो प्रतिष्ठान है जोधपुर में इसकी स्थापना हुई। संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश की भाषा वाला हो गया। ठीक है, तो इसमें जो धर्म शास्त्र है, पुराण है, ज्योतिष, गणित वगैरह, तो उनका अरबी फारसी शोध संस्थान टोंक जो है वो भी फारसी अरबी का संरक्षण कर रहे हैं। तो राजस्थान साहित्य अकादमी जो है वो उदयपुर, जयपुर, कथक केंद्र राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर में, लोक संस्कृत शोध संस्थान चूरू में, ये सारी संस्थाएं काम कर रही हैं और राजा महाराजा की जो फाउंडेशन समिति है उसका भी योगदान है। अब देखो इतना बड़ा चैप्टर था, हम कहते हैं हम कोई दूसरी बुक पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो इतने क्वेश्चंस हैं, इस चैप्टर 4 को ही करने में अगर हमें 30 मिनट्स लग रहे हैं और अभी तो इसको याद करना है, इसमें कितनी एक एक लाइन इंपॉर्टेंट थी। मैं सोच भी रही हूँ कि एक लाइन छोड़ देती हूँ, स्किप कर देती हूँ, पर नहीं, उसमें हर चीज इंपॉर्टेंट है। इसीलिए एग्जामरी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देखिए क्वेश्चन आंसर ऐसे नहीं होंगे। आप उन मोटी बुक्स को पढ़ने के बजाय ऐसे ऐसे छोटे चैप्टर्स आधे आधे घंटे में कंप्लीट कीजिए। जब यहाँ पे मैं चैप्टर रीड कर रही हूँ आपके सामने, वो बुक नोटबुक जो है वो ओपन है। ये राजस्थान की ऑथेंटिक बुक है क्लास 10th की। ठीक है, और पुरानी वाली बुक इसलिए ली है क्योंकि इसमें ज्यादा मटेरियल, ज्यादा कुछ दिया हुआ है। न्यू बुक्स में बहुत कुछ कट कर दिया उन्होंने। ठीक है, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कहाँ इम्प्रूवमेंट चाहिए, ताकि यहाँ पे आप पढ़ते रहिए। जितने भी यहाँ पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप देखिए कि आपको अब कुछ आने लगे या आपको कुछ याद है सिर्फ एक रीडिंग से, फिर आप इसको डबल ट्रिपल टाइम रीड कर सकते हैं। देखिए इसमें से नोट्स बनाना आपकी क्षमता पर निर्भर करता है, क्योंकि इतने सारे, या आपको पूरी बुक लिखनी पड़ेगी, या तो आप एक बुक ले आइए। अगर अकेले नहीं पढ़ा जाता तो इस वीडियो को ऑन कर लीजिए और फिर स्टार्ट करके पढ़ते रहा कीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आने एग्जाम में बहुत लाजमी हो जाते हैं, बहुत जल्दी आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। देखिए आपका सपोर्ट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोई भी जो वीडियो है उसे बनाने में बहुत टाइम लगता है। ये सिर्फ 30 मिनट्स आपके सामने आई है, और ऐसे मैंने 6 to 9th की
सारे चैप्टर्स की जो राजस्थान अध्ययन की वीडियो है वो बना रखी है, ठीक है। तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। फंबल होने लगी हूँ इतना, मैं पूरे 2.5 घंटे से बैठी हूँ इसको बनाने के लिए, ठीक है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अब तक अगर इस वीडियो को सुना है तो प्लीज सपोर्ट लाइक दिस। 2500 सब्सक्राइबर हमने पूरे कर लिए हैं, और ये सिर्फ चैनल है जो सिर्फ आपको पढ़ा रहा है, बाकी सब बातें कर रहे हैं 1.5 2 घंटे में, ठीक है। जॉब लेनी है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।